वालेकुम नाजरीन, तामीरात टीवी के साथ मैं हूं अस्मी अरहम और इस वक्त हम मौजूद हैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल मैनेजर जनाब शौकत हुसैन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप बहुत अरसे से जनरल मैनेजर के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। सर, कुछ पर्सनल सवाल भी करेंगे आपसे और कुछ आपके फील्ड के हवाले से भी सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा आपकी तालीम कितनी है और कहाँ कहाँ तक आपने तालीम हासिल किया? मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं बिलोंग करता हूं फिशरमैन्स कम्युनिटी से। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शिपिंग लाइन में थे। मेरे वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय थे और मैंने लिमिटेड सोर्सेज के बिना पर इंटर मैंने क्वालिफ़िकेशन है मेरी, ठीक है ना। 1981 में मैंने मैट्रिक किया था, फिर उसके बाद 94-95 के अंदर मैंने इंटर किया। क्योंकि फैमिली का वो था, लोड था, भाइयों में सबसे बड़ा मैं था, मुझसे बड़ी 2 सिस्टर्स थी, तो उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए मैं जॉब पे लगा रहा। प्राइवेट जॉब भी की मैंने। 92 के अंदर मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं अपॉइंट हुआ यहाँ पर फिशरमैन कोटे के ऊपर। माइग्रेट डायरेक्टरों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे रोज़गार प्रोवाइड किया। तो 92 में एज ए क्लर्क में अपॉइंट हुआ था यहाँ पर। फिर स्ट्रगल किया लाइफ के साथ, अपने इदारे के लिए एफर्ट्स किए, काम किया, तो स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होते होते एज़ पर सीनियरिटी कम दिस पोस्ट। अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी आपने मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तकरीबन 30 साल का अरसा हुआ मुझे इस इदारे की खिदमत करते हुए या एज ए एम्प्लॉय। तो सर, वालिदैन का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ? थोड़ा सा मैं बता दूं कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा जो सपोर्ट होता है वो फादर, तो आपको पता है वो बेचारे रोज़गारों में होते हैं। बिल्कुल। माँ जो होती है ना वो पूरी फैमिली को मैनेज करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी वालदा माहिर थी, फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, मेरा ताल्लुक़ अच्छी बरादरी से है। तो मेरे वालिद तो शिप में होते थे, जहाज़ों में जाते थे हमारी कफ़ालत के लिए, हमें पालने के लिए। तो सारा सपोर्ट मैं ये कहूँगा कि मेरी वालदा का हमारे साथ ज़्यादा रहा। एजुकेशन में भी, क्योंकि मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने 1987 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। अच्छा, माशाल्लाह। एमए में पॉलिटिकल साइंस में फ़र्स्ट क्लास पोजीशन उन्होंने हासिल की। और हमारी बरादरी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि उस वक्त हमारी बरादरी की बच्चियाँ एजुकेशन की तरफ नहीं थी। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुक से यही कहूँगा तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, तालीम दें। तालीम माशरा बनाती है, मुल्क तरक्की करते हैं, जनरेशन डेवलप होती है। तो सर, किस एज से आप निकले जॉब के लिए? फर्स्ट टाइम में जो मैट्रिक करने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मैं निकला। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मैंने 300 रुपये की जॉब पे मैंने काम किया। उसके साथ साथ मैंने एजुकेशन भी अपनी कंटिन्यू रखी। उसके बाद डिफरेंट फील्ड में मैं काम करता रहा। केमिकल मार्केट में मैंने काम किया, इंपोर्ट क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के अंदर मैंने काम किया, अच्छा क्लॉथ मार्केट में मैंने काम किया, साइट एरिया में मैंने काम किया। फिर 92 में फ़ेब 92 में मुझे यहाँ पर जॉब मिली एज ए क्लर्क। तो टिल टू डेट में इस इदारे से। तो जब आप यहाँ पर फिशरमैन में आए उसके बाद आपका ख्याल नहीं आया कि किसी और फील्ड में भी जाया जाए? नहीं, फिर मैं यहीं का हो गया रह गया। क्योंकि देखिए, हर बंदा चाहता है कि वो बेटरमेंट की तरफ जाता है कि मुझे जहाँ से अपॉर्चुनिटी हो। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि हमारे मुल्क का क्या हाल है कि लोग जो हैं वो काम तो लेते हैं, मेहनत भी लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ जब आप 60 साल के सीनियर सिटीज़न बनते हैं तो उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं होता उनके पास। तो सिर्फ उसी कंसल्टेशन को अपने जहन में रखते हुए कि जब मैं ओल्ड एज में जाऊंगा, अब मेरी रिटायरमेंट भी नियर है, नियरेस्ट हूँ मैं। 57 मेरी एज है, 3 साल रिमेनिंग रह गए सर्विस के। तो 60 में जब जाएंगे तो कुछ बच्चों के लिए ग्रेजुएटी मिल जाएगी, कुछ प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा, तो कुछ सफ़र हो जाएगी ज़िंदगी। अच्छा सर, आते हैं फिशरमैन की तरफ, आपके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ। सर मुझे बताइएगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या रहा है? फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फिशरमैनों की वेलफेयर करना, उनको फैसिलिटेट करना, और जो भी प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं लाइफ में या उनके फ़िशिंग के दौरान, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे सिंध फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, उनके साथ अगर कोई हमारी माइग्रों की प्रॉब्लम है तो उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। कैचिंग इस वक्त बड़ी
ट्रिप्लिकेट सिचुएशन में हो गई है। प्रोविंस जो है वो जो है उन्होंने अपने अपने लॉज बनाए हुए हैं। अब सिंध के अपने अपने लॉज हैं, फिशरीज़ के बलूचिस्तान फिशरीज़ डिपार्टमेंट के अपने बाय लॉज हैं। तो रिसेंटली अभी जो हमारे माहिर बेचारे बड़े डिस्टर्ब थे और हमने उनके लिए एफर्ट भी किए, PMSA में हमारी मीटिंग्स होती रहीं। हमने अपनी गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया कि बलूचिस्तान के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करें और उनके साथ कोई ऐसा सेटअप करें कि मेरे फ़िशरमैन जो वहाँ कैचिंग के लिए जाते हैं, बेसिकली फ़िशरमैन पाकिस्तानी है, चाहे वो बलूचिस्तान का हो चाहे वो सिंध का हो। तो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। मेरा फ़िशरमैन जो कैच यहाँ लाता है वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर सेल आउट नहीं होता, वो एक्सपोर्ट भी होता है। हमारी जो हैं एरियाज़ जो हैं उनमें हमारी मछली नहीं जाती, हमारी 60 to 70% फ़िश जो है एक्सपोर्ट होती है। तो एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आपके चैनल से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हम इंक्रीजिंग पर जाएं, ना कि हम डिक्रीज़ पे चले जाएं। हमारी एक्सपोर्ट जो है आप देख लें, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लुक आफ्टर करता है सारी चीज़ों को और वही डिक्लेयर करता है कि हमने कितनी एक्सपोर्ट की। तो हमारी 400-500 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है। तो दुनिया के साउथ एशियन कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं, आप उनके फिगर उठा के देख लें, सर्च करें, वो 1000 से ऊपर है। क्यों है? क्या हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? पॉलिसीज़ का फुकदान है। पॉलिसीज़ बनाई जाए, फिशरमैनों को फैसिलिटेट किया जाए, डेवलपमेंट लाई जाए और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है वर्ल्ड के अंदर वो फिशरीज़ के लिए भी ली जाए और माहिरों को जो है ना वो उनको ट्रेनिंग दी जाए और उस टेक्नोलॉजी से हम अपनी एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सर मुझे बताइएगा कितने मेम्बरान काम कर रहे हैं इस सोसाइटी में? देखिए मेरे एम्प्लॉय जो हैं वो तकरीबन 450 हैं इस वक्त मेरे पास। डिफरेंट हमारे सेक्शंस बने हुए हैं। मार्केट है 24 आवर्स अराउंड द क्लॉक हमारी मार्केट्स ऑपरेट होती हैं। डिफरेंट सेक्शन हमारे ऑपरेट होते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हमारा वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमारे एडमिन सेक्शन है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वेलफेयर में हम ये है कि बहुत सी जो है वेलफेयर हम लोगों को, हमारे माहिरों को देते हैं डिफरेंट शेप है इसके अंदर। हम बच्चियों की शादी के लिए भी उनको फैसिलिटेट करते हैं, एजुकेशन के लिए भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल पे भी उनके लिए हम काम कर रहे होते हैं। हमारी लोकल डिस्पेंसरीज भी ऑपरेट हो रही होती हैं उनके एरियाज़ के अंदर। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्हीं के फंड से। जी सर। सर आते हैं फिर आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ। सर ये बताइएगा कि लाइफ का कौन सा सर लम्हा है जहां आपको लगा हो कि हाँ इससे मैंने सबक हासिल किया, या कोई ऐसा शख्स जिससे आप मिले हों या आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स किरदार अदा किया हो जिससे आपने कुछ सबक हासिल किया हो? सर देखिए मेरे लिए जो मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है ना वो मेरे फादर थे, जिनको मैं आज तक नहीं भूल सका। तो बाप से बढ़कर तो सबसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। तो वो ऐसी पर्सनैलिटी मुझे मिली नहीं जिन्होंने हम पर तवज्जो दी, हमें पढ़ाया, अपने महदूद हालात के अंदर भी हमें एजुकेशन दी। मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अबव मैट्रिक हैं, इंटर किया है। मेरे बड़ी सिस्टर है, उसने ग्रेजुएशन की है, उसने मास्टर की है। तो ये सब क्रेडिट गोज़ टू माय फादर। वेरी गुड। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आइंदा आने वाली लाइफ में आप खुद को कहाँ देखते हैं आफ्टर रिटायरमेंट? आफ्टर रिटायरमेंट देखिए अब मेरी छोटी सी फैमिली है, लिमिटेड फैमिली है। मेरा एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी मैरिड है, एक बेटी मेरी जो है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी फ्यूचर सक्सेसफुल हो, ब्राइट हो और वो भी एजुकेशन से जो है वो भी जो है आगे जाए, उसकी लाइफ बेटरमेंट हो। हर पेरेंट्स की यही दुआ होती है कि उसके बच्चे जो हैं वो खुशहाल हों, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जी बिल्कुल सर, हमारी भी दुआ है कि आपके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। सर फादर के अलावा, फादर जो होते हैं, जो पापा होते हैं, वो तो सबके फेवरेट होते हैं। मेरे पापा भी मेरे फेवरेट हैं। तो आप नेशनली इंटरनेशनली किस शख्सियत से आप मुतासिर हैं? देखिए बहुत सी शख्सियात हैं जो मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को एटमिक पावर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, हमें उनकी खिदमत को नहीं भूलना चाहिए। मैं हर उस शख्स को पसंद करता हूँ जो इस मुल्क की अच्छाई के लिए, इस मुल्क के अपग्रेडेशन के लिए काम करता है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है जिससे पाकिस्तान अपग्रेड हो। पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर पाकिस्तान के तालीमी इदारों के बारे में आपसे बात करूँगी। एजुकेशन का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी एजुकेशन, जब हम एजुकेशन लाइफ में थे तो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बहुत हाई था।
गवर्नमेंट में हमने पढ़ा, हमने मैट्रिक वहीं से की, इंटर भी हमने वहीं से की, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो गई। बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? अच्छे पॉलिसी मेकर लाए जाएँ, अच्छी गवर्नेंस लाई जाए। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका एक ख्याल होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए और उस पर पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपने टारगेट को अचीव ना कर सकें। मतलब अगर ये पॉलिसीज़ पॉजिटिव हो जाती हैं तो आपको लगता है कि हमारे बच्चे बाहर मुल्क पढ़ने नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में तालीम हासिल कर सकेंगे? थोड़ा सा फुकदान तो यही है कि जो मिडिल क्लास बंदा है वो तो बेचारा इस महंगाई के दौर में किस तरह सफ़र कर रहा है कि उसको बच्चों को एजुकेशन देना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। अपर क्लास जो है वो हायर अच्छी स्कूल्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं और बाद में उनका फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए वो आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मुल्क आपको प्रायोरिटी पे रखें और आपके बच्चे अगर इस मुल्क की अच्छी खिदमत करेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा, बजाय कि आप अर्निंग के चक्कर में उनको फॉरेन कंट्रीज़ में भेज देते हैं। उससे आप फ़ायदा लें, उसको इस मुल्क में रखें, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें। गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो फेडरल हो चाहे प्रोविंस हो, वो ऐसे काम करें, ऐसे इक़दाम करें जिससे हमारे मिडिल क्लास में बड़ा टैलेंट है, हमारे बच्चों के अंदर बड़ा टैलेंट है, सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे CM साहब से भी, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी, कि काइंडली ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारे बच्चे आगे जाएं और इस मुल्क की खिदमत कर सकें। अच्छा सर, अभी आपके इस जवाब से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया है। ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इस पर फंडिंग कहाँ से होती है? इसको आप फाइनेंशियली कहाँ से आप उसको फाइनेंस कहाँ से करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 1945 में माहीगीरों ने ये सोसाइटी इस्टेबल की, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड किया अपनी सोसाइटी को। इनके हमारे अपने बायलॉज हैं, उस बायलॉज में सारी चीज़ें मेंशन है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो पॉलिसी मेकर होते हैं। हमारे 8 डायरेक्टर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, 7 डायरेक्टर 3 साल के लिए माहीगीर मेंबर्स जो हैं हमारे वो इलेक्ट करते हैं। तो 15 रुकनी जब बोर्ड बनता है तो उसमें फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का सिलेक्शन होता है। उसके बाद 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है, 3 ईयर्स तक चेयरमैन जो है ऑपरेट करते हैं, वो कंपीटेंट अथॉरिटी होती है इस इदारे की। तो इस तरीके से, और हमें अर्निंग जो है वो फिशरमैन देता है। हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ऑक्शंस की। ये ऑक्शंस हाल जो बने हुए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1958-59 में बनाए थे। उसके बाद 83-84 में यूरोपीय यूनियन का एक फ़ंड आया, चूँकि वो फंड फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं देना चाहते थे। कराची फिश हार्बर को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने एक फ़ंड एलोकेट किया था और उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपनी एक ऐसी अथॉरिटी बनाए जो उसको मॉनिटर्स करे। फिर उनके बाद उन्होंने K2 ऑक्शन हॉल बनाया, एक वॉशिंग ग्रेड सेक्शन बनाया। वो अब बैक साइड में हमारा जो एक एरिया है जहाँ से हमारी बोटें आइस वगैरह लोड करती हैं, रिपेयरिंग के काम करती हैं, वहाँ उन्होंने पल्टून्स बनाए। तो फिर ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाई उस दौर में 1983-4 के अंदर, जो इस प्रोजेक्ट को देख रही थी। 91-92 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। लोडीजेनी कंपनी थी जिसने प्रोजेक्ट बनाया, जर्मन कंपनी थी, और उन्होंने सारा ये प्रिपेयर करके दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि हमारे इदारों का फेलियर ये है, हम इस इदारे को ओन करते थे, हमारी ओनरशिप थी इस इदारे की। 1958-59 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह हार्बर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैंड ओवर किया अंडर सुपरविजन मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। तो उस वक्त प्रोविंस नहीं थे। 1973 के अंदर जब ये डाइवर्ट हुए सारे मामला और प्रोविंस बने, तो फिर उसके बाद ये मामला प्रोविंस को मिल गए। अब ये सारे मैटर्स जो है ना सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट है या लैंड डिपार्टमेंट है वो देख रहे हैं। उससे पहले ये लैंड जो है हमारी कोस्टल बेल्ट जो है वो कैपेटी के उसमें थी, टेरिटोरी में थी, कैपेटी इसको देखती थी। तो अभी कैफे से आई है, हम तो दुआ गो हैं कि कोई अच्छे काम करें, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, इनके एफर्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा सर, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप हमारे नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, घूमता रहता हूँ, बच्चों को मैं देख रहा हूँ एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो एजुकेशन ग्राफ उनका उठा के देख लें, वो ऊपर जा रही हैं, और हमारे बॉयज़, हमारे बच्चे, हमारे लड़के जो हैं वो एजुकेशन दूर होते जा रहे हैं। या तो वो मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्मार्टफोन के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई ये स्मार्टफोन जो है ना किसी मकसद के लिए बनाया गया था। अगर आप उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर आप इसको नेगेटिव लेकर चलेंगे तो आप नाकाम रहेंगे। तो मेरी तमाम मेरे जनरेशन से, मेरे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना कंसंट्रेशन एजुकेशन पे रखें
अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए अच्छे काम करूँ। सर आखिर में हम चाहेंगे कि हमारे चैनल तामीरात टीवी के बारे में आप कुछ कहें। हाँ मैडम, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू आपने रिकॉर्ड किया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका चैनल सक्सेसफुल हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल मैनेजर जनाब शौकत हुसैन साहब, और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको किसी न किसी मकाम पर पहुंचाता ज़रूर है। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में किसी और सेलिब्रिटी के साथ। अपनी होस्ट अस्मी अरहम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।